हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 5 राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। जैसा कि हमने आपको बताया था कि यहाँ पे हम आपको जो एनसीईआरटी का न्यू सिलेबस है और जो उसका न्यू इंडेक्स है उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर चैप्टर पढ़ाते हैं। साथ ही हमने आपको बताया था कि जब हमारे सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में इंपॉर्टेंट नोट्स की वीडियो आप लोगों को दे देंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पर लिखा हुआ है चुनाव का दिन। आइए देखते हैं इसमें क्या है। यहाँ पे है, जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों हैं। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासक का चुनाव करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो हेडिंग है हमारा उसमें लिखा हुआ है चुनाव का दिन। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि एक बच्चा है शंकरन, वो उठा तो उसने देखा कि उसके और नाना नानी जी हैं, जो नाना नानी उसके वो वोट डालने जा रहे हैं। तो उनको जल्दी थी कि वो चुनाव केंद्र पर जल्दी से जल्दी पहुंचे। तो शंकरन ये जानना चाहता था कि आखिर वो इतना उत्साहित क्यों है चुनाव को लेके। उसके नाना जी ने उसको जल्दी में समझाने की कोशिश कहा कि आज हम अपने शासक का चुनाव करने जा रहे हैं, मतलब अपने शासक को चुनने जा रहे हैं। तो आगे दिया है, नीचे है एक हेडिंग, कुछ लोग शासक कैसे बने। तो हमारा ये मेन जो है इसमें ये चैप्टर में बताया हुआ है कि जैसे धीरे धीरे पहले लोग क्या करते थे, झोपड़ी बना के रहते थे, फिर धीरे धीरे सभ्यता विकसित होने लगी। जैसे आप लोगों ने लास्ट चैप्टर में हड़प्पा वगैरह के बारे में पढ़ा था। अब धीरे धीरे क्या स्टार्ट हो रहा है कि जनपद, महाजनपद, ये राज्य या शासक कैसे बने, कैसे गणतंत्र राज्य बना। तो धीरे धीरे अब स्टार्टिंग हो रही है थोड़ा सा सभ्यता के विकसित होने की। तो आज का जो चैप्टर है वो इसी तरीके से है कि शासक लोग कैसे बने, या पहले ज़माने में क्या, पहले टाइम में क्या होता था कि लोग कैसे अपने राजा का चुनाव करते थे या राजा कैसे बनते थे, ये जनपद है, महाजनपद है, ये कैसे बने। तो इसी के बारे में आज इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है कि लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे। हमने अध्याय 4 में यह पढ़ा है कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों के द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। तो यहाँ पे ये बताया गया कि लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासक का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। कि जैसे कि हम लोग का चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, तो हम लोग सबको वोट देते हैं, मतलब किसी एक को वोट देते हैं। काफ़ी लोग रहते हैं उसमें चुनाव में खड़े, तो हम किसी एक को वोट देते हैं। फिर उसका रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि जिसके मतलब सबसे ज़्यादा वोट होते हैं वही हमारा राजा होता है, या वही हमारा प्रधान हो गया या विधायक हो गया। जो भी चुनाव होता है तो उस अकॉर्डिंग ही विधायक या प्रधान चुना जाता है कि जिसके सबसे वोट होते हैं वही जीतता है। तो यहाँ पे बताया, लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे, कैसे उनका चुनाव होता था। तो हम लोग ने जो चैप्टर हम लोग का 4 था उसमें हम लोग ने पढ़ा था कि जो लोग होते थे जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, मतलब जो राजा होते थे वो जो प्रजा है हमारी वो चुनती थी। परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिया। लेकिन 3000 साल पहले क्या, इस प्रक्रिया में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। जैसे कि अश्वमेध यज्ञ होता है, उसमें क्या होता है कि एक घोड़ा होता है, वो छोड़ दिया जाता है। वो जिस जिस क्षेत्र से होकर गुजरता था वो सारा जो क्षेत्र था वो राजा के अधीन हो जाता था। अगर किसी क्षेत्र का राजा उसका विरोध करता था तो उसको जो राजा अश्वमेध यज्ञ करता था उससे युद्ध करना पड़ता था। अगर वो उसमें हार जाता था तो उसको अपना राज देना पड़ता था। यहाँ पे लिखा है नीचे, अश्वमेध यज्ञ का वर्णन किया गया कि अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा आयोजन था, इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। जैसा अभी हमने आपको बताया, अगर उन्होंने घोड़ों को जाने दिया तो इसका मतलब ये होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली है। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह एक विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहार में सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि वो घोड़ा जाता था और कोई अगर राजा उसका विरोध करना चाहता था तो उसको जो अश्वमेध करता था राजा, उससे युद्ध करना पड़ता था। साथ ही यहाँ पे बताया कि जो भी राजा के अधीन क्षेत्र आ जाते थे या जो भी और राजा आ जाते थे तो उन सबको आमंत्रित किया जाता था। वो उस राजा के लिए उपहार वगैरह आदि लेके आते थे। नीचे लिखा है, इन सभी आयोजन में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाग की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था।
तो यहाँ पे लिखा है इन सभी आयोजन में राजा जो होता था वो उसका एक मुख्य स्थान होता था, उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसके रानियां तथा पुत्र को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव से साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे जिसे पुरोहित शुद्ध मानते थे, उन्हें कई अनुष्ठान में शामिल नहीं किया जाता था। तो यहाँ पे ये बताया गया कि राजा के साथ में उसके सगे संबंधी हैं या उसकी रानियां ही पुत्र हैं, वही अनुष्ठान करते थे। अन्य जो लोग आमंत्रित राजा थे वो सिर्फ बैठकर उस यज्ञ को देखते थे। और राजा के लिए पुरोहित जो होते थे, मतलब जो आजकल कहते हैं जिनको पंडित कहते हैं, वो पवित्र जल से छिड़काव करते थे। साथ ही साथ अन्य कई अनुष्ठान करते थे। या विश्व और वैश्य जैसे जो सामान्य लोग थे वो उपहार लाते थे जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। मतलब कि शूद्र जैसे चार हमारा वो होता था कि वर्गों में विभाजित था उस टाइम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो सामाजिक था, असमानताएं कह सकते हैं उसको, कि वो चार वर्गों में विभाजित थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण का काम होता था पूजा पाठ या अनुष्ठान कराना। क्षत्रिय लड़ाई करते थे, मतलब युद्ध में शामिल होते थे, हमारी रक्षा करते थे। जो वैश्य होते थे वो लोग व्यापारी होते थे या इस टाइप के जो काम करते थे, मिडिल क्लास लोग होते वो वैश्य होते थे। और शूद्र होते थे वो जो ऊपर तीनों वर्ग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उन सब की सेवा करते थे एक तरीके से। तो उनका कहीं ना कहीं क्या उनको मानते थे कि उनका काम होता था वो किसी अनुष्ठान में शामिल नहीं हो सकते थे, किसी भी पूजा पाठ में उनको शामिल होने का अधिकार नहीं था। तो यहाँ पे बताया हुआ है जिनको पुरोहित जो थे वो शूद्र मानते थे, उन्हें किसी अनुष्ठान में शामिल नहीं किया जाता था। नीचे है ये इस यज्ञ में उपस्थित होने वालों की एक सूची बनाओ, पेशे के आधार पर वहाँ कौन कौन से वर्ग शामिल थे। नीचे दिया हुआ है वर्ण। तो यहाँ पे बताया है इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहलाए। तो यहाँ पे है इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहलाए। इसके अंतर्गत मतलब उत्तर वैदिक जो हमारा ग्रंथ था, इसके अंतर्गत कौन कौन से आते थे? सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। पुरोहित द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। इसमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। उस समय समाज के कई समूह थे जिन्हें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन थे। तो यहाँ पे बताया है कि उस समय समाज में कई समूह थे, जैसे कि पुरोहित हो गया, योद्धा हो गए, कृषक हो गए, व्यापारी हो गए, श्रमिक हो गए, या मछली पकड़ने वाले हो गए, या जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, मतलब कुछ जो पुरोहित थे जो हमारे अनुष्ठान करते थे, या जो योद्धा थे वो वैभवशाली थे, अच्छे थे। वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। वहीं कुछ कृषक थे और जो व्यापारी थे वो भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजक संग्राहक निर्धन थे। तथा कुछ पशुपालक जो थे या शिल्पकार थे, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले थे या भोजक संग्राहक थे, वो निर्धन थे। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया जिन्हें वर्ण कहते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि उन्होंने सामाजिक असमानता उस टाइम थी, तो उसने क्या था, पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया जिसे वर्ण कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण था ब्राह्मण का। उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, जिसके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा था शासकों का, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम था युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। तीसरा जो था वो वैश्य और वैश्य थे। इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। जो क्षत्रिय थे और वैश्य थे उनको तो यज्ञ करने का, अनुष्ठान करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्र का था। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था, जैसा हमने आपको ऊपर बताया था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। मतलब कि जो हमारे क्षत्रिय थे या वैश्य थे उनको तो अधिकार प्राप्त था यज्ञ करने का, लेकिन जो हमारा लास्ट है, जो वर्ण है, वो था जो शूद्र, उनको किसी भी अनुष्ठान का अधिकार प्राप्त नहीं था या किसी अनुष्ठान में शामिल होने का अधिकार प्राप्त नहीं था।
यहाँ पे ये भी बताया हुआ है कि प्रायः औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया है। मतलब प्रायः औरतों को भी शूद्रों के समान बताया गया था उस टाइम, क्योंकि महिलाओं और शूद्रों दोनों को ही वेदों का अध्ययन का अधिकार नहीं था। यहाँ पे बताया हुआ जो औरतें थी उनको भी शूद्रों के समान माना गया था। शूद्रों के साथ साथ महिलाओं को भी वेदों के अध्ययन का अधिकार प्राप्त नहीं था। तो फ्रेंड्स, ये जो है हमारे इतना ये पैरा है, इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसके साथ में, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इतने से ही पैरा में आपको काफ़ी नॉलेज हो जाएगी। साथ ही क्वेश्चंस भी इस टाइप से ही बनते हैं जो इस पैरा में दिए हुए हैं। आगे है, पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। बात जैसे यहाँ पे बताया हुआ कि पुरोहित जो थे उनके अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। ये एक तरह की सामाजिक असमानता ही थी कि अगर भगवान सबका निर्माण करता है, सबको सेम आँख नाक हाथ पर सब कुछ देता है, एक इंसान बनाता है, लेकिन ये क्या है, समाज में आकर के यहाँ वर्णों का निर्धारण हो जाता है। अलग अलग वर्ण में मतलब विभाजित हो जाते हैं लोग कि ये हैं इनको छुआ जा सकता है, या शूद्र हैं जो नीचे जाति के उनको नहीं छुआ जा सकता। तो ये सब सामाजिक असमानता थी उस टाइम। यहाँ पे है उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। बाद में कुछ लोगों ने को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार थे, शिकारी, भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते हैं जो शवों को दफनाने जलाने का काम करते थे। मतलब कि अब अगर कोई इंसान गरीब है, उसके पास इतना धन दौलत नहीं है, अगर वो शवों को जला रहा है, आपके जो सगे संबंधी हैं, आपके प्रियजन हैं, उनके शवों को जला रहा है या दफना रहा है, साथ ही आप उनको छू भी नहीं रहे हैं, अगर वो लोग नहीं होंगे, अगर शवों को नहीं दफनाएंगे, नहीं जलाएंगे, तो क्या होगा, सब ऐसे ही पड़े रहेंगे। तो ये सब असमानता ही तो थी एक तरीके से। अगर कोई हमारे सगे संबंधी किसी की मृत्यु हो जाती है, तो अगर जो लोग उनको दफना रहे हैं, जला रहे हैं, आप उनको छूने से मना कर रहे हो, उनको इन लोगों का संपर्क अब अपवित्र माना जाता था एक तरीके से। कि यहाँ पे पुरोहित ने बताया है कि जो ब्राह्मण है उसका पुत्र है, उनको ब्राह्मण ही मतलब ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। लेकिन कुछ वर्ग ऐसे थे जो अछूत वर्ग में शामिल थे। कुछ लोग जैसे कि उनमें शिल्पकार हो गए, शिकारी भोजन संग्राहक हो गए। साथ ही वे लोग भी थे जो सबों को दफनाते जलाने का काम करते थे। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। अगर उनके पास रुपया होता या धन दौलत होती तो वो ऐसा काम क्यों करते, सबों को जलाने का या दफनाने का, वो भी कुछ अपना अच्छा करते काम। लेकिन अगर उनके पास धन दौलत नहीं है, मतलब एक तरीके से हमने आर्थिक रूप से वर्गों का विभाजन कर दिया था। आगे था, कई लोगों ने ब्राह्मण द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे, कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीपीय पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानताएं बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। जैसे कि बताया कि बहुत से लोग इन सब चीज़ों को स्वीकार करते थे, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पे इस टाइप की जो सामाजिक असमानता थी उनको लोग बहुत कम मानते थे। साथ ही पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। मतलब पुरोहित का जो काम था उसको बस वहीं तक सीमित रखा, बाकी लोगों ने उन जो सामाजिक असमानताएं थी उनको नहीं माना। तो ये क्षेत्र हमारा कौन सा था, उपमहाद्वीपीय पूर्वोत्तर क्षेत्र। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अगर उस टाइम सामाजिक असमानताएं विद्यमान थी तो ऐसा कौन से क्षेत्र थे जहाँ पे सामाजिक असमानता का बहुत कम प्रभाव देखने को मिला, तो वो पूर्वोत्तर क्षेत्र है। इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा या नोट कर सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, हम आपको इसके इंपॉर्टेंट नोट्स तो देंगे ही, तो वहाँ पे आप लोगों को सब मिलेगा ही। आगे है, नीचे दिया हुआ है साइड में यहाँ पे चित्रित धूसर पात्र। इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने होते। शायद इनका प्रयोग खास मौके पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए एक पात्र दिया हुआ है, तो इसको बताया हुआ है कि जो पात्र है वो धूसर पात्र है और इसका प्रयोग बताया हुआ है खास मौक़ों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए इसका जो है वो प्रयोग किया जाता होगा। आगे तो देखते हैं, यहाँ पे है एक हमारा हेडिंग जनपद। अब यहाँ पे हम लोग जनपद के बारे में पढ़ते हैं। जनपद क्या है, महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। यहाँ पे क्या है, अब बताया हुआ है कि महायज्ञों को करने वाले जो राजा थे अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने गए। जनपद का शाब्दिक अर्थ बताया है, जन के बसने की जगह जो होती थी वो जनपद कहलाती थी।
तो ये कभी कभी शाब्दिक अर्थ आ जाता है ऐसे शब्दों का कि जनपद का जो शाब्दिक अर्थ है वो है जन के बसने की जगह। जहाँ पे जन बसते हैं उसको क्या बोलते हैं, जनपद बोलते हैं। नीचे दिया है, पुरातत्वविदों ने इस जनपद की कई बस्तियों की खुदाई की। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख हैं। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों ऐसी फसलें उगाते थे। तो यहाँ पे लिखा है पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की। ऐसे जनपद थे उनके कई बस्तियों की खुदाई की। तो यहाँ पे है कुछ के नाम दिए, जैसे दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश से मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास में अतरंजी खेड़ा इनके प्रमुख है। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, जौ, दालें, गन्ना, तिल, सरसों जैसी फसलें भी उगाते थे। नीचे है, लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। नीचे ये भी दिया हुआ है कि लोग थे वो मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे जिनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरा स्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई। ये आमतौर पर सरल रेखाएं तथा ज्यामितीय आकृति के रूप में है। नीचे है महाजनपद। ऊपर हम लोगों ने जनपद पढ़ा, नीचे महाजनपद का जिक्र है। इसमें देखते हैं, लिखा है करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। यहाँ पे बताया कि करीब 2500 साल पहले, जैसा कि हमने आपको फर्स्ट चैप्टर में क्लियर किया था कि यहाँ पे अगर 2500 साल पहले की बात है तो ये कितनी ईसा पूर्व की बात है। 2500 में से हम अगर 2000 माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 500। तो यहाँ पे बात हो रही 500 ईसा पूर्व की। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि 500 ईसा पूर्व कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए जिन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। कुछ महाजनपदों को दिखाया, मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई, अर्थात इनकी चारों लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई। तो यहाँ पे बताया हुआ जो कुछ महाजनपद थे उनकी एक राजधानी होती थी और कई राजधानियों में किलेबंदी भी की गई। किलेबंदी क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, मतलब जो किला होता था उसके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। नीचे है, ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी की चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावी दीवारें खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। तो यहाँ पे बताया है कि ऐसे, मतलब किलेबंदी से ऐसा लगता है कि जो कुछ राजा थे उनको अन्य राजाओं से आक्रमण का डर था, तो वो एक सुरक्षा की दृष्टि से अपना जो किला था उसके चारों ओर किलाबंदी करा देते थे तथा कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि का प्रदर्शन करते थे। यहाँ पे देखिए एक मैप दिया हुआ है, जो मानचित्र 4 का ऊपर जिक्र था वही यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको। जब फ्रेंड्स हम आपको इसके इंपॉर्टेंट नोट की PDF देंगे तो साथ में हम आपको इसके चैप्टर का भी लिंक दे देंगे, तो वहाँ से जाकर के आप चैप्टर को भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे लिखा है, इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। तो ये तो जाहिर है कि अगर जैसे राजा लोग का किला होता था वो छोटा तो नहीं होता था, काफ़ी विशाल होता था। तो इतने विशाल किले में किलेबंदी करने में लाखों की संख्या में ईंटें और पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुष तथा बच्चों ने इसके लिए आर्थिक अथक परिश्रम किया होगा। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। तो यहाँ पे लिखा है कि किलेबंदी के लिए हजारों जो स्त्री पुरुष और बच्चे हैं उन्होंने कठिन परिश्रम किया होगा। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। आगे है फ्रेंड्स, एक चीज याद रखिएगा, 2 वर्ड होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारा दिया हुआ संसाधन। एक साधन होता है और एक संसाधन होता है। दोनों में क्या अंतर होता है, जैसे कि आपके पास में अगर बाइक है, बाइक आपके घर पे खड़ी है तो वो आपका एक साधन है, यातायात का साधन, जैसे हम लोग यूज करते हैं ना, यातायात के साधन है, जैसे बस होगा, ट्रेन होगा, या जैसे किसी पास स्कूटी है, बाइक है। तो जब तक वो हमारे घर पे है, अगर हमारी स्कूटी है वो हमारे घर पे है तो वो मेरी साधन है। लेकिन अगर हम उसको आने जाने में यूज करने लगते हैं तो वो संसाधन है। मतलब जब साधनों का यूज होने लगता है, जब हम साधनों का इस्तेमाल करने लगते हैं, उपयोग करने लगते हैं, तो वही साधन हमारे क्या बन जाते हैं, संसाधन।
नीचे दिया हुआ है, अब यहाँ पे जैसे लाइन दी है, इनके लिए संसाधन की आवश्यकता पड़ती होगी, जैसे कि तसला हो गया या कोई भी और ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि ये सीमेंट बनाया जाता होगा या ईंटें जोड़ी जाती होंगी, तो वो सब यूज हो रही होंगी ना, वो इस्तेमाल हो रही होंगी, तभी यहाँ पे मतलब वर्ड यूज किया गया, संसाधन की आवश्यकता पड़ती होगी। नीचे अब राजा सेना रखने लगे थे, सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। तो ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है एग्जाम में कि आहत सिक्के क्या होते थे। तो यहाँ पे था, जो राजा थे वो सिपाहियों को वेतन देते थे, जिनको हम कुछ भुगतान संभवतः जिनको हम आहत सिक्के बोलते थे, आहत सिक्कों के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। यहाँ पे देखिए ये किस तरीके से यहाँ पे है, कौशाम्बी किले की दीवार, ये चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली, ये आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंटों की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण सभ्यता 2500 साल पहले अर्थात 500 ईसा पूर्व हुआ था। तो देखिए किस तरीके से वैज्ञानिक तरीके से किस तरीके से इतनी ईंटों का निर्माण हुआ होगा, कैसे ईंटें चुनी गई होंगी दीवार में। आगे है कर, यहाँ पे हम करों के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या है कर के बारे में, जनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे। इसके लिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी, इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों के द्वारा समय समय पर लगाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। पहले क्या था कि कोई राजा से मिलने आता था या मुलाकात होती थी तो राजा के लिए कुछ ना कुछ उपहार लेके आता था, जिसका जो काम होता था, जैसे कि कोई व्यापारी है, कृषक है, कृषक आया थोड़ा अनाज ले आया, व्यापारी आया कुछ सोने चांदी के आभूषण ले आया। लेकिन अब क्या था, राजा इन पर निर्भर ना रहकर अब वो कर लगाना उसने शुरू कर दिया था, क्योंकि उनके पास सेना काफ़ी बड़ी सेना थी, प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती होगी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों के द्वारा समय समय पर लगाए गए उपहार पर निर्भर न रहेगा, अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। तो नीचे कुछ करों का जो है जिक्र किया गया है, आइए देखते हैं। यहाँ पे लिखा है पहला है फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्रायः उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारण किया जाता था, जिसे भाग कहते हैं। फ्रेंड्स इसको ध्यान रखिएगा, किसका जिक्र हुआ है, उपज का मतलब जो हमारी पैदावार होगी, जैसी हमारी फसल होगी, उसकी उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में वो राजा को देते थे, जिसको क्या बोलते थे, भाग कहा जाता था। दूसरा, कारीगरों के ऊपर भी कर लगाया गया, जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे, जैसे कि एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। तो यहाँ पे क्या है कि कारीगरों के ऊपर भी कुछ कर लगाए गए, जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए गए, मतलब उनको कुछ इस टाइप से और ना देख करके उनको अपना श्रम करना पड़ता था, कि जैसे कि एक किसी भी दिन जा करके राजा के लिए पूरा दिन काम करना पड़ता था, एक तरीके से मुफ्त में, जिसका उनको कोई भी मतलब वेतन नहीं दिया जाता था, या उनको कोई भी इसकी तनख्वाह नहीं दी जाती थी राजा की तरफ से, सिर्फ उनको फ्री में काम करना पड़ता था। तो ये उनकी तरफ से कर के रूप में हो जाता था। तीसरा है, पशुपालक को जानवरों या उनके उत्पादन के रूप में कर देना पड़ता था। तो पशुपालक जो क्या करते थे, वो जैसे किसी राजा को कोई जानवर दिया है या दूध वगैरह है या जानवरों से जो चीज़ प्राप्त होती हैं, तो वो कर के रूप में देने पड़ते थे, जैसे कि दूध हो गया या फिर कोई गाय हो गई, गाय का बच्चा हो गया, बछड़ा वगैरह, तो वो राजा को दे देते थे। नीचे है, व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। व्यापारी थे वो जो भी सामान खरीदते थे और जो भी सामान बेचते थे, उन दोनों का कुछ भाग उनको कर के रूप में राजा को देना पड़ता था। आगे है यहाँ पे, आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। जो आखेटक थे हमारे यहाँ, संग्राहक थे, जो शिकारी थे या जो चीज़ों को इकट्ठा करते थे, उनको जंगल से प्राप्त जो भी वस्तुएं होती थी उसका कुछ भाग राजा को देना पड़ता था। तो इस तरीके से राजा ने एक कर की व्यवस्था लागू की कि हर इंसान से कुछ ना कुछ कर के रूप में लेना रहता था उसको। नीचे है, कृषि में परिवर्तन। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे, मतलब जो हल के फाल थे वो लकड़ी के ना होकर लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। मतलब पहले क्या होता था, लकड़ी जो हल होता था उसके नीचे से एक लकड़ी का एक तख्ता टाइप से लगा रहता था, जिससे जुताई होती थी, लेकिन अब वो किसका हो गया, अब वो लोहे का हो गया। तो जो
जो हमारी फसल थी, ज़मीन थी, उसकी जुताई अच्छे से हो जाती थी। फिर है, इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधे का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने के बजाय धान के पौधे तैयार कर उनका रोपण शुरू कर दिया। तो यहाँ पे लिखा है कि जो लोग पहले थे वो ये करते थे कि, तो वहाँ लोगों ने क्या किया कि पहले वो क्या करते थे कि धान के बीज से उनको छिड़क देते थे, लेकिन अब उन्होंने छिड़कने की बजाय उन्होंने क्या किया, धान के जो पौधे थे उनका रोपण शुरू कर दिया। तो यहाँ पे धान के पौधे तैयार कर उनका रोपण शुरू किया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसीलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था, जो यहाँ पे लिखा है, इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। आगे लिखा है, ये काम ज़्यादातर दास दासी या भूमिहीन खेतीहीन मजदूर करते थे। तो यहाँ पे लिखा है कि ये जो काम था कि पौधों को रोपने का धान के, तो ये काम ज़्यादातर दास दासी या भूमिहीन खेतीहीन जो मजदूर थे वो इस काम को करते थे। आगे है यहाँ पे सूक्ष्म निरीक्षण। तो यहाँ पे मगध का वर्णन किया गया है सूक्ष्म निरीक्षण में। आइए पढ़ते हैं। मानचित्र 4 में मगध ढूंढो। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। कभी कभी पूछता है कि मगध जो राज्य था वो किन नदियों के किनारे बसा था, तो हम बता सकते हैं कि गंगा और सोन नदी। आगे लिखा हुआ है, आगे देखते हैं। यहाँ पे है, कहाँ है हमारा यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। जो गंगा और सोन नदियाँ थीं वो मगध से होकर बहती थीं, जो यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना में के काम में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों के घर गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं, मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थी। नीचे दिया है, मगध में तो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु हुए। अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मानंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया। बिहार में राजगृह कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र जो आज पटना में स्थित है उसको राजधानी बनाया गया। तो यहाँ पे बताया हुआ, मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली राजा हैं, बिंबिसार और अजातशत्रु हुए। अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। मतलब अपने जो साम्राज्य था उसके विस्तार के लिए, अन्य जनपदों को जीतने के लिए वो हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक भी फैला लिया था। आगे बिहार में जो राजगृह है, जो आधुनिक राजगीर है, ये कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र जो आज पटना में स्थित है उसको राजधानी बनाया गया। नीचे है, 2300 साल से भी पहले की बात है। मेसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। तो यहाँ पे वर्णन किया गया है कि जो सिकंदर था वो विश्व विजय करना चाहता था। वह पूरी तरह सफल ना होने पर भी वह मिस्र, पश्चिमी एशिया के कुछ भागों को जीतता हुआ जब वह भारत की तरफ बढ़ा तो उसके जो सैनिक थे उन्होंने इनकार कर दिया मगध की ओर कूच करने पर या आक्रमण करने पर, क्योंकि वो इस बात से भयभीत थे कि भारत के जो शासक हैं उनके पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। आगे दिखा है वज्र। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक ही वज्र राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली बिहार में थी। यहाँ एक अलग किस्म की राज व्यवस्था थी जिसे गढ़ या संघ कहते थे। तो यहाँ पे मेन बताया गया जो वज्र में एक अलग तरीके की शासन व्यवस्था थी जिसे गढ़ या संघ कहते थे। तो यहाँ लिखा है, गढ़ या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था।
ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कामकाज जो मजदूर थे इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे। तो यहाँ पे बताया था गढ़ या संघ, जैसे इस तरीके से आप समझिए कि गढ़ या संघ में कई शासक होते थे। मान लीजिए ये है पूरा एक क्षेत्र है, इसमें कई गढ़ है एक तरीके से मान लीजिए, और इन गढ़ों का एक निश्चित राजा होता था। प्रत्येक गढ़ का एक राजा होता था। ये सभी राजा मिल करके क्या करते थे, अनुष्ठानों को संपन्न करते थे। उसके बाद बताया हुआ है सभाओं में, और साथ में ये क्या करते थे कि सभाओं में बैठकर ये बातचीत करते थे, वाद विवाद करते थे कि आगे क्या करना है और कैसे करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए ये योजनाएं बनाते थे, आपस में चर्चा करते थे। लेकिन एक नीचे लाइन दी है कि इस वाद विवाद में स्त्रियां, दास तथा कामगार मतलब जो मजदूर थे इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। आगे देखिए यहाँ पे कॉर्नर पे है गढ़। तो गढ़ शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है। नीचे संघ, संघ अर्थात संगठन या सभा। नीचे है यहाँ पे बुद्ध तथा महावीर, जिनके बारे में तुम अध्याय 6 में पढ़ोगे, दोनों ही गढ़ या संघ से संबंधित थे। मतलब जो बुद्ध और महावीर जिनके बारे में हमने बचपन में अपनी किताबों में पढ़ा है, तो ये संघ और गढ़ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। अब यहाँ नीचे दिया हुआ है वज्र संघ का यह वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया है। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध ने कई व्याख्यान दिए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले दिखाया गया था। तो यहाँ पर लिखा है वज्र संघ का यह वर्णन, मतलब कौन सा, जो ऊपर हमारा वर्णन किया गया था गढ़ और संघ का वर्णन। तो ये वर्णन है वो कहाँ से लिया गया है, दीर्घ निकाय से लिया गया है। दीर्घ निकाय क्या है, ये क्वेश्चन आता है। ये एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। नीचे अजातशत्रु और वज्र संघ। तो यहाँ पे बताया है अजातशत्रु वज्र संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वस्त्रकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। तो यहाँ पे है अजातशत्रु वज्र संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री जिसका नाम था वस्त्रकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। तो बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्र सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। तब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है। उन्होंने कहा कि वज्रवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक, नीचे कुछ पॉइंट दिए हैं, वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे। फिर आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे। तीसरा, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे। चौथा है बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। नीचे यहाँ पे है अगले पॉइंट है वज्र महिलाओं के साथ जो जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। फिर शहरों और गांवों में चैत्यों का रख रखाव करेंगे। नीचे है विभिन्न मातोलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। फिर नीचे है कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इन्हें तुम अध्याय 10 में पढ़ोगे। नीचे अन्यत्र, उसमें देखते हैं अपने एड्रेस में यूनान और एथेंस को ढूंढो। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते थे। मतलब जो एथेंस के लोग थे उन्होंने एक शासन व्यवस्था स्थापित की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो प्रजातंत्र और गणतंत्र जैसी जो शासन व्यवस्था थी वो उस टाइम में भी जीवित थी या उस टाइम में भी चालू थी। यहाँ पे ये व्यवस्था लगभग 200 साल तक चली। इसमें 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। मतलब जो दास नहीं थे और 30 साल से ऊपर जिनकी उम्र थी उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी। मतलब वो वहाँ के पूर्ण नागरिक थे, उसका अधिकार था, उनको दर्जा था। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। नीचे शासन के कई पदों पर नियुक्ति लॉटरियों द्वारा दी जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। यहाँ पे एक पॉइंट है कि औरतें थीं, उनको नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। फिर है व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। एथेंस में खादानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे।
तो यहाँ पे जो थे 30 साल की उम्र के जो पुरुष थे, जो दास नहीं थे, उनको नागरिकता प्राप्त थी। साथ ही बताया है जो औरतें थी उनको नागरिकों का दर्जा नहीं था, उनको नागरिकता नहीं प्राप्त थी। और बताया एथेंस में खदानों, खेतों और घरों में कार्यशाला में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। तो फ्रेंड्स, यहीं पे हमारा चैप्टर समाप्त हो जाता है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके जाइए, कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।